Dear student, in today's video we are going to read about the types of economy, and in this video we will discuss about the first type of economy, that is capitalism. There are three type of economies are there. First one is capitalism, second socialism, and third mixed economy. In today's video we will discuss about the capitalism. So, this type of economy came into existence due to industrial revolution which took place in England in the 18th century. Capitalism is a system of economic organization in which there is private ownership on the factor of production and there is freedom to utilize these factors of production in various tasks for the objective of earning profit. तो यहाँ सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कैपिटलिज्म एग्जिस्टेंस में कब से आया. तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 17th-18th सेंचुरी के समय में इंग्लैंड में, उस समय से ये कैपिटलिज्म टाइप की इकोनॉमी जो है एग्जिस्टेंस में आई थी. और इसकी खास बात क्या है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है. सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन की होगी और उनको पूरा फ्रीडम है कि वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से यूज करें और किस तरीके से उनसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें. तो कैपिटलिज्म में मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है टू अर्न प्रॉफिट बाय हुक और बाय क्रुक. किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव कैपिटलिज्म इकोनॉमी में होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिज्म. सो फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग. So, major characteristics of capitalist economy is that there is absence of any type of central economic planning. This system is based on the independent activities of lakhs of crore of people. Price mechanism established coordinating between these activities conducted by various people. The producer independently took production related decision, but consumer impact this production related decision through price economy. In an economy, those things which are in greater demand are produced in larger amounts and those things which are in lesser demand are produced in less quantities. So, capitalist economy, which seems to be unplanned, is in fact fully planned. तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सेंट्रल प्लानिंग पहले से ही कोई प्लानिंग नहीं की जाती है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिस तरह की मार्केट कंडीशन होती है, जिस चीज का प्राइस ज्यादा होता है, तो जो प्रोड्यूसर है वो फुली इंडिपेंडेंट होता है कि उसे किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है. तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, जबकि जिस चीज की डिमांड कम होगी उसका प्रोडक्शन कम करेंगे. तो इस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लगता है कि अनप्लान्ड है, लेकिन ये फुली प्लान्ड इकोनॉमी भी कही जा सकती है. कब? क्योंकि इसमें क्यों इस तरीके का कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है. Second one is important point is a right to private property. Under capitalism, every individual has full right to obtain, keep, use, sell and purchase property. Along with this right to transfer the private property to the successors is also there in this system. यानी कैपिटलिज्म में जो इंडिविजुअल के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको रख सकता है, यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है और साथ ही साथ इसके जो राइट्स हैं वो उसके सक्सेसर को भी मिल जाते हैं. यानी उसके परिवार के लोगों को उसके बाद इसका अधिकार
मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फ्रीडम. So capitalism provide economic freedom to people under which right to business, right to make contracts, right to selection are included. Right to business means that a person is free to conduct any business in accordance with governmental regulation. तो यहाँ जो इकोनॉमिक फ्रीडम है कैपिटलिज्म में प्रोवाइड की जाती है. लोग फ्री होते हैं किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग भी कर सकते हैं. साथ ही वो जब चाहे बिजनेस में एंटर भी हो सकते हैं या उससे एग्जिट भी हो सकते हैं. राइट टू सिलेक्शन मीन्स दैट पर्सन इज फ्री टू यूज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो हर तरह के इकोनॉमिक फ्रीडम कैपिटलिज्म में होते हैं. फोर्थ वन इज सोवर्जिनिटी ऑफ कंज्यूमर. सो द कंज्यूमर enjoy sovereign power under this system and he spend his income on various items as per his discretion. In this way, consumer determination is investmental pattern of the country because he will be ready to pay an attractive price for the goods which he demands. Therefore, the producer will produce only these goods because they will earn maximum profit by producing these goods only. तो इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें मेन पावर किसके पास रहता है? कंज्यूमर के पास रहता है. किस तरीके से कि कंज्यूमर जिस चीज को चाहता है उस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका इनकम उन्हीं चीजों पे वो अपने खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है. तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करता है जिससे उसकी प्रॉफिट अर्निंग मैक्सिमम हो जाती है. क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट वन इज प्रॉफिट मोटिव. सो प्रॉफिट मोटिव इज द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म. An entrepreneur get ready to bear risk involved business only with the prospect of earning profit. Profit is the motivation behind the running the industry more efficiently and making innovations in them. In capitalist economy, all the manufacturing unit functions with the sole objective of earning profit. तो प्रॉफिट मोटिव जो है कैपिटलिज्म का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो रिस्क बेयर करता है तो वो किस लिए कि जिससे उसको प्रॉफिट अर्न हो सके. और प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अच्छे से अच्छा काम करता है, इनोवेटिव आइडियाज लगाता है. और इस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही वर्क करती है. नेक्स्ट वन इज प्राइस मैकेनिज्म. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन टेक प्लान डिसीजन इन context to the functioning of the economy. In fact, the task of conducting economic activity in a capitalistic economy takes place through price mechanism. Which goods will be manufactured in what amount is decided by price mechanism. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क करता है. नॉर्मली अगर हम समझें, जिस चीज की प्राइस ज़्यादा होती है उस चीज का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ज़्यादा करेंगे. क्यों? क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. और ये हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट अर्निंग जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हार्ट कहा जाता है. तो कितने अमाउंट में कोई किसी चीज का प्रोडक्शन होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं.
और वो क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन वो इस तरह की चीज़ों का करें जिससे कि उन्हें प्रॉफिट अर्न ज़्यादा हो. On the contrary, the producer rarely manufacture those goods which fetch a lower price. प्रोड्यूसर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि वो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करते हो जिनकी प्राइस बहुत लो हो रही है. वो हमेशा हायर प्राइस वाले जो चीजें हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. द एंटरप्रेन्योर प्लेज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन कैपिटलिज्म. Entrepreneur conducts the process of production of the accumulating all the factor of production. He bears the risk of profit or loss. In this way, control on business and risk is generally present jointly under capitalism. This is known as the golden rule of capitalism. तो golden rule of capitalism क्या है, किसे कहा गया है कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर है वही हर तरह की डिसीजन मेकिंग करता है और वही प्रोडक्शन वर्क के लिए सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूमुलेट करता है एंड ही बियर्स द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो बिजनेस कंडक्ट करना और रिस्क बेयर करना ये दोनों ही चीजें कहाँ होती हैं, कैपिटलिज्म में होती है. और वो कंडक्ट करने वाला कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है. Next one is competition and in cooperation. A capitalist economy is based on free competition. Buyers, producers, sellers, and workers are present in sufficient number and they compete with one another. But along with this, they also form their respective unions for the protection of their interest. तो capitalist economy में क्योंकि बायर्स, प्रोड्यूसर, सेलर, वर्कर बहुत सारे होते हैं और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन होगा और इस तरीके से कंपटीशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है. लेकिन साथ ही साथ ये अपने अपने जो भी इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्शन के लिए यूनियंस भी फॉर्म कर लेते हैं. लास्ट वन पॉइंट, that is class struggle. So economic power is centralized in a few hands under capitalism, due to which the society is divided into two classes. On one hand, there are a few capitalists who exercise control on property, power and factors of production. And on the other hand, there is a resources-less labor class. The capitalists generally want to exploit the labor class and maximize their profit, while the workers want improvement in condition of their wages and work of environment. Due to this, condition of mutual conflict emerges between the capitalist and interest of labor class, which results into emergence of the class struggle. तो क्लास स्ट्रगल यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है कि दो क्लासेस बन जा रहे हैं. एक कैपिटलिस्ट क्लास हो रहा है जो हर तरह की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास पावर है और सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके हाथ में हो रहा है. और दूसरी तरफ कौन सा क्लास बन रहा है, लेबर क्लास. तो लेबर क्लास क्या चाह रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर वेजेस, उनको अच्छा वेतन मिले, साथ ही साथ वर्किंग एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिले. जबकि जो कैपिटलिस्ट है वो क्या चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें. तो इस तरीके से दोनों के बीच में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बनी रहती है. तो ये क्लास स्ट्रगल कहाँ पर होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है. अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. So first is removal of inefficiency and extravagance. तो यहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है तो एफिशिएंट जो प्रोड्यूसर हैं वो मार्केट में सस्टेन करते हैं और जो इनएफिशिएंट होंगे, जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मार्केट से
आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक वर्किंग। In capitalism, there is no need of a planning officer for establishing coordination in economic functioning. Rather, it automatically takes place through price mechanism by the activities of market powers and price fluctuation. If there is a lack of coordination due to some reason, then it is adjusted by market power and price mechanism. तो ऑटोमेटिक वर्किंग किस तरीके से हो रही है कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिविटी अपना करता रहता है कि जिस तरीके से प्राइस कम रहा है या बढ़ रहा है मार्केट में, उसी तरीके से प्रोडक्शन वर्क इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू राइट टू प्रॉपर्टी, private property. Under this, a person want to earn maximum profit, so he produces good in larger quantity. Due to right of to succession, people save more, which facilitates capital formation in the country. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ राइट टू सक्सेशन भी होता है, यानी उत्तराधिकार का भी नियम होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद आपके परिवार के लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पर्सन है, एक प्रोड्यूसर है, वो मैक्सिमम अर्न करने की, प्रॉफिट पाने की कोशिश करता है और इसीलिए इस तरीके से वो मनी सेव भी करता है, जो देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल एडवांसमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करेगा, जबकि उसका गुड्स जो है वो मिनिमम कॉस्ट का होगा। और इसके लिए प्रोड्यूसर हमेशा न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टेक्निकल एडवांसमेंट का वर्क होता है और कम कीमत में अच्छी चीजों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स टू द मोस्ट इफिशिएंट। सो ग्रेटर द एफिशिएंसी एंड रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, मोर इज द प्रॉफिट दैट ही अर्न। तो यानी अगर आपके पास एफिशिएंसी है, आप रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी रखते हो, तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लोगों की इनकम अच्छी हो रही है। लोगों की इनकम अच्छे होने से क्या हो रहा है कि लोगों को कम कीमत में प्रोडक्शन क्योंकि ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से कम कीमत में लोगों को अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो चीजें जब ज्यादा मिलेंगी, चीजों का प्रोडक्शन होगा, तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। In capitalism, the consumer enjoys sovereign power, that is, the producer is forced to produce that good to that extent which is demanded by the consumer, due to which consumer is able to gain maximum satisfaction. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जिस तरह की चीजों की डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर उन्हीं तरह की चीजों का प्रोडक्शन करता है। इससे इस तरीके से क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक इन फॉर्म। सो कैपिटलिज्म इज डेमोक्रेटिक इन फॉर्म बिकॉज द plebiscite of the consumer determines the good which would be produced and which would be not. Apart from this, features such as freedom to do business, right to maintain property, etc. provide more strengthened basis to this system. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि प्लेबिसाइट हो रहा है। प्लेबिसाइट मीन्स क्या, एक तरीके से इलेक्शन, कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। इलेक्शन या सिलेक्शन वर्ड आप यूज कर सकते हैं
कि किस चीज कंज्यूमर डिसाइड करता है किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए या ना किया जाए। वहीं बिजनेस के लिए, क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है और प्रॉफिट अर्न का मोटिव है और बिजनेस के लिए फ्रीडम है कि आप जिस भी चीज का चाहे जब चाहे तब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की इकोनॉमी कही जाती है। लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव इन नेचर। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या है कि कम या ज्यादा किया जा सकता है। क्या कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है? There is great difference between capitalism of the past times and capitalism of the modern time. Those institutions which are present in the modern day capitalism have undergone significant changes as compared to earlier time, and there is state interference as per the requirement. So due to this flexible and innovative nature of capitalism, it is able to sustain itself in the most of the countries of the world. तो कई सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आज के समय में आ गए हैं और गवर्नमेंट भी वहाँ पे इंटरफेयर करता है या जितनी ज़रूरत है उतना ही इंटरफेयर करता है। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म में इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है और मैक्सिमम जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो रेगुलरली डेवलपमेंट वर्क कर रही है। लेट्स डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, प्राइस मैकेनिज्म है, हमने अभी पढ़ा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट टू सक्सेशन है, फ्रीडम टू बिजनेस etc. increase extent of economic inequality in capitalism। यानी कुछ लोगों के पास कई सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। सेकेंड वन इज ट्रेड साइकिल। सो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन की कंडीशन कंटिन्यूअसली जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती रहती है और इसकी वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फीचर्स में हम लोगों ने क्लास पढ़ा था कि एक लेबर क्लास बन जाता है और एक कैपिटलिस्ट क्लास बन जाता है। तो सोसाइटी में एक रिच और एक पुअर दो कंडीशन बन जाती है और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा ही रहते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Next one is exploitation of labor. Due to trade cycle, condition of economic inequality exists in capitalism, due to which labor class lives under the fear of unemployment and insecurity. क्योंकि ट्रेड साइकिल की कंडीशन इकोनॉमी में रहती है और जो इकोनॉमिक क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो हमेशा लेबर क्लास को दबाने की कोशिश करता है और वो हमेशा लेबर क्लास डर में रहता है कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ना बन जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लेबर हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकरेजमेंट टू द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। In order to maximize their profits, large producers collectively form a powerful group and the smaller producer form the market. After establishment monopolistic condition, they even exploit the consumer and the sovereignty of the consumer is for namesake only. तो हमने अभी पढ़ा था मेरिट्स में भी और कैरेक्टर्स में भी कि कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी होती है कि कंज्यूमर जिन चीज़ों को चाह रहा है उन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, जबकि ऐसा एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं होता, क्योंकि जो लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं वो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर एक पावरफुल ग्रुप बना लेते हैं और उसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर अगर कोई आता है उसको मार्केट से आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोनोपोलिस्टिक कंडीशन बन जाती है, जिससे एक्सप्लॉइट कौन कौन होता है, कंज्यूमर भी होता है और साथ ही स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज अनअर्न्ड इनकम। इन कैपिटलिज्म there is immigrants of such classes which leads life through the property obtained in succession without making any effort। क्योंकि सक्सेशन का हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी आज आपकी है, प्रोड्यूसर की है, कल उनके परिवार के लोगों की हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को अपने आप अच्छी लाइफ एंजॉय करने मिल जाता है। किसी भी तरह की मेहनत उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन दिस वे दिस सिस्टम एनकरेजेस सोशल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज नेग्लिजेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर कैसे कम हो रहा है? क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है कि वो कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और इसके लिए वो लेबर क्लास को और साथ ही साथ कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट करता है। सोशल वेलफेयर से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ कंपटीशन। ड्यू टू कंपटीशन, प्रोड्यूसर स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑन द पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। Large producers spent large amount of money to out the smaller producer from the market. Apart from this, similar goods are produced by many producers unnecessarily. तो extravagance of competition means क्या कि competition होने की वजह से जो large producer है वो large amount spend कर देते हैं publicity पे या advertisement में, और इस वजह से वो मार्केट में रह जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं जो उतना अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं कर सकते हैं, वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। और इस तरीके से कई सारे लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लोग अननेसेसरीली बना लेते हैं, जो बाद में बिक नहीं पाता। लास्ट वन इज कैपिटलिस्ट वॉर एंड इम्पेरियलिज्म। With the objective of providing encouragement to their own industries, capitalist countries established control on foreign markets and established imperialism in other countries. At present time also, capitalist power have become a problem for global peace due to their new form. तो कैपिटलिस्ट वॉर क्या किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो अपना कंट्रोल अदर फॉरेन मार्केट पे करना चाहती हैं और अपना पावर रखती हैं, और आज के समय भी कैपिटलिस्ट पावर की वजह से ग्लोबल पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जो एक बहुत बड़ा डीमेरिट कहा जा सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मीनिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर।